अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव, मैं हूं अली सरवर। आज बड़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स। एक सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है कि जी फाइनल कॉल आ गई है, जिसके बारे में बार बार पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था कि जी बानी पीटीआई ऐलान करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बिलाखिर फाइनल कॉल आ गई है और 24 नवंबर का इंतखाब किया गया है। टी चौक और पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में कहा गया। खान साहब ने, अब खान साहब का ट्विटर अकाउंट कौन यूज़ कर रहा है नहीं मालूम, लेकिन खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी ये चीज़ें सामने आई हैं और जिसमें मुतालबात रखे गए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम वो कहते हैं जी ये वापस ली जाए, और तीसरा मुतालबा उन्होंने ये रखा है कि जिन कारकुनान पर सियासी मुकदमात हैं वो भी वापस लिए जाएँ। अब होगा क्या, इस फाइनल कॉल का मतलब क्या समझा जाए? क्या बांग्लादेश 10 का? वैसे मिसालें भी उनके लोगों ने यही दी हैं कि जी बांग्लादेश में भी देख लीजिए 2-3 लाख अफराद सड़कों पर आए तो फिर क्या हुआ, यहाँ भी अगर इतने लोग हम निकालने में कामयाब हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरी जानिब कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और वीडियो बड़े अहम लोगों की, जैसे नवाज शरीफ साहब की, मरीम बीबी की, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं उनकी वीडियो, उसके अलावा अता तारड़ साहब की वीडियो। ये सब बाहर है मुल्क से, कोई इलाज कराने गया हुआ है, कोई छुट्टियाँ मनाने गया हुआ है और लाहौर जबकि स्मॉग में डूबा हुआ है, वो अलग बात है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या होगा और ये बात भी की जाएगी आज के इस प्रोग्राम में कि अलीमन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा आज वो भी आपके सामने रखेंगे। खेलों और एंटरटेनमेंट से भी खबरें होंगी। मैं अपने मौजूद मेहमान को आपसे तारुफ करा दूँ। नवीद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, 24 नवंबर 2024 फाइनल कॉल, घरों को वापसी नहीं होगी जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। पूरी दुनिया के बारे में कहा गया, बिलखुसूस पाकिस्तान, और कहा जा रहा है जी 3 लाख अफराद भी अगर आ गए तो हम देखते हैं जनाब कि खान साहब फिर बाहर कैसे नहीं आते और मुतालबात की मंजूरी तक तो वापसी हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फाइनल कॉल का इंतज़ार था सबको कि कोई कॉल आएगी। आज ही इमरान खान ने इसका फैसला किया। पिछले जलसे में उम्मीद थी कि अनाउंस होगा, नहीं हो पाया, लेकिन बहरहाल आज जो 24 तारीख की है, मतलब इतना कोई ज़्यादा दिन भी नहीं है इन पर, और पता नहीं किस तरह ये मैनेज कर पाएंगे कि ये लोग डी चौक तक पहुँचे, क्योंकि इनकी कामयाबी जब ही है जब ये डी चौक तक पहुँच पाएँ। और कई दफ़ा पहले प्रैक्टिस मैच खेल चुके हैं, लेकिन वही उनको अटक के पुल पे रोक लिया जाता है। अटक पे पुल पे रोकने की बड़ी प्रैक्टिस है उनकी। वो अपनी विकेट पे पंजाब वाले खेलना जानते हैं, वो इस तरह कर देंगे कि वो अटक के पुल से इस तरफ आ नहीं पाएंगे। और सिंध वाले, और जो उनके मुतालबात हैं, ये मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद नहीं है कि सिंध में जो है ये कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस कर पाए। अच्छा, चंद एक निकल जाए तो निकल जाए ट्रेन में, इसमें उसमें, लेकिन जुलूस की शक्ल में जिस तरह जा रहे होंगे। आप क्या समझते हैं? दसिया इसमें भी थे ना, अगर आप कह रहे हो अटक का बॉर्डर और कश्मीर का बॉर्डर, क्या ये दुरुस्त फैसले होंगे हुकूमत के? अगर कोई एहतियाज पुरअमन करना चाहता है रोक क्यों रहे? देखें, ये जो इनके मुतालबात हैं जो उन्होंने कार्ड पहले शो कर दिए, तो ये मुतालबात तो ऐसे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट के एक तरीके से स्टेट के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं कि जनाब 26वीं अमेंडमेंट जो कि यूनिवर्सली हुई है वो जी वापस ले ली जाए, और जो इलेक्शन हुए हैं उसको नल वाइड करार दिया जाए और दोबारा से वो हो, और तमाम पॉलिटिकल कारकुनों के रिहाई चलें। इसमें तो मैं इनके साथ हूँ कि सारे पॉलिटिकल कारकुनों को बाहर आना चाहिए जिन पर पॉलिटिकल केस बने हैं, 9 मई के नहीं, पॉलिटिकल केस के अलावा। तो ये दो मुतालबात ऐसे हैं कि ये कोई भी गवर्नमेंट इनकी जगह होती है, आज पीटीआई बैठी होती है और ये नून लीग या पीपल्स पार्टी निकाल रही होती है, वो भी यही करते हैं जो ये करेंगे, वो उनको वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। और इतनी पब्लिक इनके पास बाहर आने वाली नहीं है जो पंजाब से बाहर आ जाए या इस्लामाबाद से या पिंडी से बाहर आके वो डी चौक पे धरना दे दें। और धरने की इनकी पहले की जो रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। ये डी चौक पे धरना देंगे, फिर जाके उधर बैठ जाएंगे, फिर आपको याद है वो हाई कोर्ट पे वो कपड़े टांगना, ये टांगना, सुप्रीम कोर्ट के सामने पता नहीं फिर कितने दिन बैठेंगे। तो ये तो कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। तो ये फिर कैसे कर सकते हैं? ये तो सख्त इनका तो आपस में जो आंकड़ा है। तो आप कह रहे हैं हुकूमत आने नहीं देगी और सही कर रही है हुकूमत नहीं आने देगी? तो देखिए, वो मैंने बताया कि उनकी जगह कोई भी हुकूमत होती तो अपनी हुकूमत गिराने के लिए तो किसी को नहीं आने देगी ना, क्या आने देगी? आपको लगता है कि लोग निकल आए इतने सारे तो हुकूमत गिर जाएगी? देखिए, अगर ये रुकावटें नहीं खड़ी करें और वाकई ये 3-4-5 लाख लोग आके इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दें,
तो कहीं ना कहीं तो मुज़ाकरात होंगे, फिर तो कोई ना कोई बात होगी। जब इतनी बड़ी ये है नाज़रीन वो पॉइंट जिसकी तरफ आना चाह रहे थे कि पीटीआई भी शायद यही चाहती है कि इतने लोग निकाल कर फिर बात की जाए हमसे, और जिनसे वो बात करना चाहते हैं इसका मतलब है उनको दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर अभी भी हैं, लोग हैं हमारे साथ। इनको 3 लाख तो नहीं, कम से कम 5 लाख 4-5 लाख लोग निकालने पड़ेंगे। और इतना लगता है आपको आ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। अनिस मंसूरी साहब, फाइनल कॉल आ गई है जी, और बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से भी बातें शेयर कर दी गई, उनकी बहन ने भी कह दिया, दीगर लोग भी वो कह रहे हैं हमारी तैयारियां मुसलसल जारी थी, अब भी जारी हैं, और 24 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, 12-13 दिन का टाइम है हमारे पास, और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग निकलेंगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से सब डी चौक, और हम निज़ाम ज़िंदगी मफलूज भी करेंगे। और ये जो मुतालबात हैं ख़ास तौर पर, अब अनिस ये ज़ुबैरी साहब तो फरमा रहे हैं कि ऐसे है ही नहीं जो मान सके, यानी कि 26 आईनी तरमीम को वापस ले लो, नहीं लेगी हुकूमत, इनका मैंडेट दे दिया जाए, ज़ाहिर है वो भी गवर्नमेंट नहीं देगी। क्या किस तरह देख रहे हैं इस कॉल को? बहुत शुक्रिया अली आपका। नवाज़ ज़ुबैरी साहब ने आखिरी जुमला जहाँ ख़त्म किया वो है ताकि इनसे बात की जाए। देखिए मुतालबात सारे बकवास हैं, असल मामला है हमसे बात करो, यही है ना, मतलब पूरी तमीद का मकसद है हम मुझसे बात तो करो। ये तो नहीं कहा गया कि आप लोग निकाल कर दिखाएं फिर हम देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ताकत का मुजाहरा तो करें हम। नहीं, ये तो देखें मफाहमत का एक रास्ता होता है। मज़ामत इसलिए हो रही है? बिल्कुल मज़ामत इसलिए हो रही है जो नवेद भाई ने आखिरी जुमला फैसला कहा है। इसका मतलब है फैसला तो सही हुआ। अगर आप उस तरफ जाके बैठे, सीट के उस तरफ जाके बैठे, तो उनको यही एक वक्त करना था, और जिन्होंने पहले भी ट्राई की थी। लेकिन ये मेरे ख्याल में इनको दिखाने के बजाय बाहर किसी मुल्क को दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखो हमारी ताकत ये है, अगर वो दिखा सके तो। नहीं तो इस फैसले की फिर आप तो हिमायत कर रहे हैं ना, नए अब्बू को, नए मज़ामत होगी तो मफामत होगी। नहीं, ये कह रहे हैं कि आने वाले अब्बू को दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो वो तो अभी आए भी नहीं है। हाँ, तो दिखाना चाह रहे हैं ना आने से पहले कि ये देखो हम की ताकत, ताकि तभी तो ये बात कि दुनिया भर में हो, वरना इसका मतलब है अमेरिका में भी दुनिया भर में आने का मैसेज से ये बात ट्रम्प के घर के सामने भी खड़े होंगे। उधर भी असल मामला ट्रम्प पे करेंगे। बेसिकली ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, ये यहाँ तो बड़ा ही सिंबॉलिक करेंगे, सही, और यहाँ से दिखाएंगे यहाँ जनाब जुल्म और बर्बरियत हमारे ऊपर हो गई है। ये असल में वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी मेरे पास ये इतलात हैं, कल की इतला थी मेरे पास, ये आज जब इनका अनाउंसमेंट आया वो मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या सूरत हाल है। कल की इतलात ये थी कि लंदन में और यूरोप में बहुत सारे इनके जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं उनसे कहा गया था कि आप सब लोग अमेरिका पहुँचे। ये कल की बात है। अच्छा, अब ये अमेरिका पहुंचने का मैं ये सोच रहा था कि शायद, मुझे डेट का नहीं मालूम था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि बहुत सारे लोगों से कहा गया कि वो अमेरिका पहुंचे। जब वो अमेरिका पहुंचने की बात कही गई थी तो मैं ये समझ रहा था कि शायद अमेरिका पहुंचने की बात की गई है कि जब ट्रम्प का हल्फ बर्दारी होगी उस वक्त के लिए होगी। लेकिन आज जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो ये अनाउंसमेंट जब आया तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद 24 नवंबर के लिए था, और ये मेन प्रोटेस्ट ये अमेरिका में ही करना चाहते हैं, अपने आपको वहीं नोट करवाना चाहते हैं, और वो अब्बू के सामने कहना चाहते हैं कि विरासत में हमें भी हिस्सा दिया जाए। खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ये भी गाते हो सकता है फिर। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा पाकिस्तान, वो भी यूके में हैं और ट्रेन पर वो सफ़र कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान में ज़ाहिर पॉसिबल उनके लिए नहीं है। एक तो ज़ाहिर सिक्योरिटी के हवाले से भी है, फिर वो यहाँ के मामलात भी कुछ और हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लंदन में वो बहरहाल सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, और ट्रेन में जब लंदन में सफ़र कर रहे थे तो कोई एक साहब भी थे जिन्होंने उनकी वीडियो बनाई है और गालियाँ वालियाँ बड़ी दी इनको, ताक़ुब भी किया, और उन्होंने कहा जो शख्स उनको लेने आया था कि जी ये इनको उठा के ले भी जाएँ और यहाँ छुरियों से हमला हो भी जाता है, बंदे मार दिए जाते हैं। तो उस पर फिर हुआ ये कि हुकूमत ने इस हवाले से भी ज़ाहिर है अब ये कहा है कि इस हवाले से भी हम बात करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए इस तरह के लोगों को। फिर दूसरी वीडियो नवाज शरीफ साहब की वायरल हुई है जिसमें वो मीडिया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी हम जहाँ भी जाते हैं हमारा पीछा किया जाता है, अंडे और टमाटर मारे जाते हैं हमारी गाड़ियों पर। 3 बार का मैं साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान से बाहर भी अगर हूँ तो ज़ाहिर एक बड़ी पार्टी का सरबराह भी हूँ। फिर एक वीडियो वायरल हुई है अता तारड़ साहब की, वही मुल्क से बाहर है, बड़े लोग आजकल खासतौर नून लीग के तो सारे बाहर ही हैं, तो उनको लोग मादर पितरादाद किस्म की गालियाँ दी गई हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सर ये जो कल्चर है, धमकियाँ देना, गालियाँ देना, अंडे टमाटर बरसाना गाड़ियों पर, इसको किस तरह देख रहे हैं और ये कैसे ठीक कैसे हो सकता है? ये लोग के जहन में जो बिठा दिया गया है, नफ़रतों के इतनी आगे हम चले गए हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर रहे एक दूसरे को। देखिए ये पिछले कुछ सालों से ये कल्चर एकदम डेवलप हुआ है। पहले सिंबॉलिक एहतजाज होता था, जब कभी आमजद के दौर में कोई जाता था पाकिस्तान के बाहर, खड़े होकर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया जाता था, जो मुल्कों में होता है।
लेकिन ये जो पर्सनलाइज हो गया है टारगेटेड खासतौर से नून लीग को लेके, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब होता जा रहा है। और अब इन लोगों का वाकई चलना फिरना यूरोप में, अमेरिका में, इधर उधर बहुत मुश्किल हो गया है। अब पब्लिक ट्रेन है और इसकी हम मजम्मत करते हैं कि पब्लिक ट्रेन में वो एक वफाकी वज़ीर दाखिला वो है दिफा, जिसकी एक हैसियत होती है, वो जा रहा है और उसको एक आदमी जो है, ये 3 दिन पुरानी वीडियो है, उसको थ्रेट दे रहा है, थ्रेट टू स्टेप, कि जी इधर छुरी भी मार दी जाती है और ये और पता नहीं क्या क्या कहा होगा जो नहीं आया। इस किस्म की चीज़ें एक्चुअली ये लोग FIR नहीं कटाते, वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते। अगर रिपोर्ट कर दें तो ये वहाँ का जुर्म है कि आप किसी की वीडियो उसकी मर्जी के बगैर बनाना ही जुर्म है पहले, तो वो उसी के लिए 6 महीने के लिए वो अंदर हो जाएगा। तो ये जब रिपोर्ट ना कर करके इन्होंने इनको इतना असर पर चढ़ा, उन्होंने रिपोर्ट करते 10-20 लोग डिपोर्ट होते, 10-20 लोग गिरफ्तार होते, तो बात बाहर बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, तो फिर ये चीज़ें रुक जाती हैं। आप समझते हैं धमकी के ज़माने में आता है कि यहाँ छुरी से मार भी दिया जाता है। देखिए, कानून की खिलाफवर्जी तब शुरू हो गई जब मैंने आपकी प्राइवेसी वहाँ ख़राब की। आपकी प्राइवेसी, आप जा रहे हैं, आपसे बगैर पूछे मैंने आपकी वीडियो बनानी शुरू की, आपने उसकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी, ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा 6 साल है। अगर मुझे आपके साथ तस्वीर खिंचानी है या आपकी तस्वीर लेनी है तो मैं पूछूंगा आपसे कि मैं आपकी वो बना रहा हूँ, तो आप वो कर रहे पारी तो वो होगी। फिर वो एक ऑफिशियल है, वहाँ का कोई शहरी नहीं है, वो दूसरे मुल्क से आया हुआ एक ऑफिशियल है, आप उसको इसकी बना रहे हैं, फिर थ्रेट दे रहे हैं इसको कि यहाँ तो छुरी मार दी जाती है, इसको उठा के इसको जो भी है, लेकिन वो उसकी हैसियत तो खत्म नहीं हो जाती ना। और जी इसको चुप के ले जाओ और जी तो छुरी भी बच जाती है, मतलब वो बता रहे हैं, मतलब ये थ्रेट के ज़माने में सीधा सीधा आता है और ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, खाली वहाँ नहीं है, मेरी इत्तला के मुताबिक लाहौर के रेस्टोरेंट में भी जब ये लोग निकलते हैं, इन्होंने बिल्कुल निकलना छोड़ दिया, नून की वज़रा ने और एडवाइज़र्स ने और बड़े रहनुमाओं ने, उनके साथ वहाँ भी आवाज़ें कसी जाती हैं। इवन फैसलाबाद में भी ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं। ये लोग जिस तरीके से, ये बिल्कुल एक तरीके से अपने सोशल लाइफ इनकी बहुत डिस्टर्ब हो गई है। अपने घरों में, ख़ानदानों में इधर उधर जाते हुए भी ये लोग सोचते हैं कि जाएंगे नहीं जाएंगे, कितनी कितनी सिक्योरिटी सब अपने घर पर रखी है। पीटीआई इतनी थ्रेट बन चुकी है, इतनी थ्रेट बन चुकी है, उन्होंने खुद बनाई है। जब तक इसको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो करते रहेंगे। अब अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, हो रही है, तो उनको चाहिए उसको स्ट्रिक्टली रिपोर्ट करें। एम्बेसी आपके पास है, आप गवर्नमेंट हैं, आप वहाँ के ऑफिशियल से बात करें, कुछ रिपोर्ट करें, कुछ को अरेस्ट करवाएं, तो तभी ये रुकेगी, वरना ये नौसत इतनी क्रिएट हो जाएगी कि ये अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे सब लोग। और अंडे और टमाटर मारना बिल्कुल गलत है। तो पाकिस्तान में भी मारते हैं, तो यहाँ भी गलत है, वहाँ भी गलत है, वहाँ ज़्यादा गलत है। आप देखिए, आप अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लें, चाहे कितने इख्लाफात हो जाए बीजेपी में और कांग्रेस में, इसमें उसमें, लेकिन बाहर इंडियन एक इंडियन होता है, वो किसी जमात का नुमाइंदा नहीं होता। इसी तरीके से ब्रिटिश एक ब्रिटिश होता है, वो अपने इख्तिलाफात अपने मुल्क में रखता है। हमारे यहाँ बाहर जाके जो है वो अलग अलग पार्टी में बढ़ जाते हैं। अनिस मंसूरी साहब क्या कहेंगे इस के हवाले से कि 3 बार के वज़ीर आज़म, वो भी क्या मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये क्या शराफत है आपकी, अंडे टमाटर मार रहे हैं आप, पीछा कर रहे हैं, मुसलसल धमका रहे हैं लोगों को, गालियाँ दे रहे हैं। अतातार के साथ भी यही हुआ, मरीम बीवी के साथ भी ये हुआ, और ये वज़ीर दिफा के साथ भी बड़े ख़तरनाक किस्म की धमकी दी गई है। हाँ, देखिए, तहरीक इंसाफ के ये लोग जो हैं, ये कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल पार्टी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंतहा पसंदाना रवैया कहीं पर भी हो, वो फिर आपको हुकूमत तक नहीं लेके जाता, यानी आप फिर हुकूमत की तरफ नहीं आ सकते। इंतहा पसंदी हमेशा अलग होती है और हुकूमत हमेशा अलग खड़ी होती है। तो जिस रास्ते पर पीटीआई जा रही है और जो पीटीआई के लोगों का एक रवैया रह गया, उसकी वजह से हो ये रहा है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं फिर ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी साहब ने बाकायदा रेकी कर कर उन किसी को भेजा हो कि जनाब आप आएँ, लेकिन अब इनका क्योंकि मिजाज ये बन चुका है, अब ये हर जगह प्रोटेस्ट इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, इस तरीके से ये फेम भी लेते हैं। दूसरी तरफ आप इसको क्यों नहीं देख रहे हैं, आप दोनों हजरात के लोगों के जज्बात भी तो ऐसे ही हैं। मुल्क तबाह कर दिया, जैसे वो शख्स कह रहा है जो हज़ारों को धमकियाँ दे रहा है कि आप बहुत झूठे भी हैं, आपने मुल्क तबाह कर दिया, इकॉनमी कहाँ ले आए, आपने हुकूमत क्यों गिराई, इनकी गालियाँ भी गो के दे रहा है साथ साथ। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि लोगों के जज्बात हैं ये। जाहिर खान साहब ने तो नहीं कहा होगा, आप खुद कह रहे हैं कि कंट्रोल तो है नहीं। देखिए, खान साहब ने तो नहीं कहा होगा, लेकिन उसे शाबाश बहुत मिलती है ऐसे। अगर किसी ने ये बना के दिया, जी वाह क्या काम किया है, देखो ये तो ज़बरदस्त काम किया है, इसमें इनकी जो शाबाशी लेने के चक्कर में ना ये होता। अगर ये किसी एक दफ़ा डांट पड़ जाती है कि ये नहीं करो, ये गलत है, तो फिर वो अगली बार दूसरा बंदा हिम्मत ही नहीं करता। आज़ादी के लिए ये है कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, मुझे आपसे इख्तिलाफ है, तो मैं आपको चलते फिरते कह देता हूँ कि तुमने तो मुल्क का सत्यानाश निकाल दिया,
आप चाहें तो उसका जवाब देते, चाहे तो इग्नोर करके चले जाएं, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं आपकी वीडियो बनानी शुरू कर दूं और फिर मैं आपको गाली गलौज आपके साथ शुरू कर दूं, वहाँ आपने दूसरे की प्राइवेसी ब्रीच कर दी, जिसकी कि वहाँ सज़ा है। आप वहीं खड़े होकर फ़ोन करें पुलिस को, पुलिस लम्हों में आती है, हर जगह उधर कैमरे लगे होते हैं, आप वहीं बुक हो जाएंगे और आपको पकड़ के बंद कर देंगे। लेकिन ये पता नहीं उस हद तक जाना क्यों नहीं जाते, क्यों डरते हैं उस चीज़ से जाने से? यार करना चाहिए। अहमियत शायद नहीं देते। लेकिन अनिल सुंदरी, तब तो फिर हल क्या है इसका? हल कुछ नहीं है। अगर आप ये गिरफ्तारियां करेंगे तो क्या ये रुक जाएगा मामला? नहीं रुकेगा। क्या हो सकता है कि 100-150 रिपोर्ट कर दें, सब डर जाएंगे? देखिए, जो कोई मुल्क से बाहर होता है ना, वो पता नहीं किस तरीके से गया होता है, उसकी कितनी चीज़ें होती हैं, वो जब इधर डिपोर्ट होता है और फिर यहाँ पे जब इस्तेकबाल होगा उसका कराची एयरपोर्ट पे, तो रेड कारपेट दी जाएगी, ये वो लोग हैं जो वहाँ के शहरी हैं। देखिए, सारे शहरी नहीं होते। ये यूएई और सऊदीया नहीं है, एक बात तो ये ध्यान में रखें। सऊदीया के कवानीन अलग हैं, यूएई से कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर रखता है उस सख्ती के हवाले से। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ादी इजहार भी है और उस आज़ादी इजहार का नतीजा फिर कुछ और तरीके से भी निकलता है। अगर हम ये समझते हैं कि जनाब वहाँ पर कोई इस तरह का ऑफेंस नहीं हुआ कि जिसमें बाकायदा कातलाना हमले की कोशिश ना की जाए, तब तक आपको आज़ादी इजहार वहाँ पर मौजूद गाली गलौज हो सकती है, अमूमी है, वहाँ पर आमतौर पर दे दी अंडे जाती है। टमाटर। अंडे टमाटर किसको नहीं पड़े? बहुत सारे वहाँ पर जो ऐसे भी सियासतदान हैं जिनको बाकायदा फ्रांस के अभी पिछले दिनों सदर को जो है वो बाकायदा जूता पड़ा है, तो वहाँ पर ये मामला होते रहते हैं। इसका मतलब है, देखिए, जो मैंने पहले बोला वो जुर्म है। एहतजाज का एक तरीका है, आपने देखा होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट तकरीर कर रहा है, कोई मजमे से खड़े होकर उसके खिलाफ बात कर सकता है कि तुमने ये गलत किया, तुमने गलत किया, सिक्योरिटी आती है उसको उठा के बात छोड़ देती है, दैट्स इट। लेकिन अगर वो वीडियो बनाए और उसको वहाँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दे तो वो जुर्म हो जाता है, फिर उसके लिए जेल जाना पड़ता है। और अगर आप वहाँ लीगली नहीं रह रहे तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब ना यहाँ बैठकर कई बार अनाउंस कर चुके थे कि वहाँ पर एक शख्स है कि मैं यहाँ से जो है वो मिसाइल मारूंगा, याद है ना आपको? वो एमक्यूएम के बानी के मुतालिक कहते रहे। 92 से लेकर अब तक क्या कुछ नहीं कहा गया, क्या कुछ नहीं हुआ? क्या उन्हें यहाँ पर लाने में कामयाबी हुई इनको या नहीं हुई? नहीं। हम ये बात करते रहे कि जिस ज़माने में नवाज शरीफ साहब पर थोड़ा सा दबाव था और नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, ये वहाँ पर गए, वापस नहीं आ रहे थे। यहाँ से पाकिस्तान की हुकूमत ने, उनका शेख रशीद ने, वज़ीर दाखिला थे, अनाउंसमेंट किया कि मैं उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर रहा हूँ। अभी डार साहब के बारे में सही है, ला सके, सब कुछ सही है, ला सके गवर्नमेंट, ला सके, लाने नहीं चाहते, ला सकी, नहीं लाई ना। मतलब अगर आपने तमाम तर कोशिशें कर ली, आपने कहा जनाब हम इंटरपोल से रब्ता करेंगे, हम ये करेंगे, आपने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए, सख्त नाराजगी नवाज शरीफ के मुतालिक, क्या नवाज शरीफ साहब आ सके? तो जहाँ तक ये बात कह रहे हैं मेरे मोअज़्ज़ज़ कि जनाब वहाँ पर करें, इनको डिपोर्ट कर दें, ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हमारे सामने तो हुकूमत की बाकायदा रियासत की कोशिश थी कि नवाज शरीफ को हर सूरत में लाया जाए, लेकिन नाकामी हुई, नहीं हो सके। वो इनके बानी के मुतालिक, ये मैं बड़ी मिसालें दे रहा हूँ आपको, छोटी मिसालें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस ज़माने में जलावतनी में थी, उस वक्त उनके मुतालिक भी कहा गया कि जनाब इनको लेकर आया जाए, इनको यहाँ पर करा जाए। बहुत सारे उस वक्त नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत के दौरान ये हुआ। देखिए, ये बातें वहाँ के कवानीन हैं, हमें उस कवानीन को देखना पड़ेगा। और हम ये लोग जो भी हैं ये इंतहा पसंद लोग हैं, और इंतहा पसंदी का हम अपने मुल्क में तो कर सकते हैं। मैं वो क्या नाम है उसका, मेजर आदिल रिटायर जो था, अब तो मेजर नहीं ना, तो उसका तो कोर्ट मार्शल हुआ, आदिल राजा, उसके आदिल राजा, हाँ आदिल राजा। अब वो आदिल राजा के मुतालिक क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन नहीं ला सके। आदिल राजा से ज़्यादा तो किसी ने कुछ नहीं किया ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी खान ने बोया है वो इतनी शिद्दत पसंदी बोई हुई है उसने कि बस मैं एक अवतार हूँ, मैं एक बड़ा ही देवता किस्म का शख्स हूँ और बाकी सब लोग चोर हैं। अब जब उनके मानने वालों के जहनों में आपने वो क्या नाम था उसका, हसन बिन सबा वाला सोच पैदा कर दिए कि जनाब मैं ठीक हूँ, बाकी सब लोग जो हैं वो काफिर हैं। हसन बिन सबा ये ना कि जी ये सब काफिर हैं, इन सबको मारो, और जब आप खुद को हमला कर दो, जब आपने सबके जहनों में ये इंतहा पसंदी बिठाई हुई है तो नतीजा यही वो नशा ज़ाहिर था, और यहाँ भी कोई नशा ही है। शहबाज शरीफ साहब जी बाको अज़रबैजान, वहाँ क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल्डमैन कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ जहाँ उन्होंने बात की क्लाइमेट के हवाले से और बताया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है इससे, वहाँ उन्होंने ये भी बताया कि कर्ज़े तरक्की पजीर मालिक के लिए मौत है। सर, पाकिस्तान के तरक्की पजीर मुल्क में तो मौत है तो क्यों ले रहे हैं? दूसरों को भी नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तान को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहा जाता है जी चूँकि मुल्क भी चलाना है, कर्ज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। क्या कहेंगे आप? अपनी बात की खुद ही नफी कर दी बाद में।
देखिए, बहुत सारे मुल्कों की ऐसी मिसाल है जिन्होंने वक्ती तौर पे कर्जे लिए और फिर अपने आप को स्टेबल किया और कर्जे वापस दे दिए, क्योंकि उन्होंने जिस मकसद के लिए कर्जे लिए थे उस मकसद के लिए। फ्रांस ने, आपको पता है, पाकिस्तान से कर्जा लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और फिर वापस भी दिया और उसका आसान अब भी माना जाता है। तो बहुत सारे मुल्क को आपके सामने मैं कई मिसाल दे सकता हूँ। मलेशिया और कई ममालिक ऐसे हैं, IMF की आप साइट पे जाके देखें, जो IMF से जान छुड़ा चुके हैं। लेकिन अगर आप कर्जे लेंगे और कर्जों को उस जगह यूज़ नहीं करेंगे जिस चीज़ के लिए लिए, जेबें भरेंगे या कर्जों से खाली कर्जे ही वापस करेंगे, तो वो यही होगा, फिर वो मौत है। फिर यकीनन वो उस कौम की, उस मुल्क की मौत है, वो धंसता चला जाएगा अनटिल अनलेस के फिर उसको कोई बेल आउट दिया जाए और बेल आउट के बदले में कुछ उससे लिया जाए। अच्छा, क्लाइमेट पे क्या कहेंगे? क्लाइमेट के हवाले से बहुत ज़्यादा खास तौर पर पहले इस पर तबसरा कर दीजिए सर, कर्जे तरक्की पसंद मालिक की मौत है। बिल्कुल मौत है, लेकिन आप ये देखिए कि कर्जे इस वक्त हम भी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। हम तो मर रहे हैं ना। हमने अपने लोगों को इसीलिए इन कर्जों के बाद IMF की शराइत पर जो हम अमल दरामद कर रहे हैं उसकी नतीजा देखिए। आपने बिजली कहाँ तक पहुँचा दी, आपने गैस कहाँ तक पहुँचा दी, आपने आटा कहाँ तक पहुँचा दिया, आपने पेट्रोल कहाँ तक पहुँचा दिया। और आज ये हाल हो चुका है कि एक गरीब आदमी किसी अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकता। अगर एक आम आदमी सेहत के अगर उसको मसला हो जाए तो आप यकीन मानिए यहाँ पर प्राइवेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई सहूलत नहीं दे सकता, तो वो प्राइवेट में कहाँ से देगा? तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो इस वक्त हाल किया हुआ है हुकूमत ने कर्ज पर, आप ये बताइए, कर्ज ले लिया, आप कहते हैं IMF से अब हमारी जान छूट जाएगी। ये बताइए कि आपके पास कोई मेगा पॉलिसी है कि आप 3 साल में अपनी ग्रोथ यहाँ तक लेकर जाएंगे? आपको पॉलिसी कोई नज़र नहीं आएगी। आपको कॉस्मेटिक्स नज़र आएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे, पॉलिसी नज़र ही नहीं आती। इन प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होगा, आपको पॉलिसी लानी पड़ेगी, पॉलिसी ही नहीं। अच्छा, ये क्या पॉलिसी है कि जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो फिर जाहिर है तरक्की शुरू में तो बहुत की पाकिस्तान ने, अब जाकर हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हो नहीं रहा कि जी कराची 65% रेवेन्यू इसलिए दे रहा है कि सनतें यहाँ पर है, सनती जोन है, ये है, वो है, कारोबार है, सब कुछ है। बाकी पूरा पाकिस्तान 35% में आता है। और सिंध की सिर्फ बात कर लें तो कराची कहा जाता है जी 96% टैक्स जो है कराची से इकट्ठा होता है। पूरे अंदरून सिंध से 3 या 4% टैक्स इकट्ठा होता है। वजह उसकी ये है कि जी कराची में सनतें हैं, फलां हैं, फलां हैं, फलां कारोबार है। तो ये क्या वजूहत है? पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी सनतें नहीं लगती, कारोबार नहीं है, अंदरूनी सिंध में तो करना नहीं चाहती SPP पार्टी, या वहाँ कोई कदगन है? आप क्या कहेंगे? पहले देखिए, सबसे पहले आपने पाकिस्तान की बात कही। लाहौर में बेतहाशा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। फैसलाबाद जहाँ पर आपके पास इस वक्त गढ़ है, आप गुजरात, गुजरावाला चले जाइए, वहाँ पर पंखे, ये सारी चीजें बिल्कुल। मामला यह है कि वहाँ से आपका टैक्स कलेक्शन कितना होता है? निल, जीरो। वजह सही है। वजह यह है कि आप वहाँ पर टैक्स कलेक्शन करने की एबिलिटी भी नहीं रखते और ना आपकी सोच है कि आप वहाँ से कोई टैक्स कलेक्ट करें। वहाँ जो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आप गुजरात, गुजरावाला की एक मिसाल दे दूँगा, तमाम के तमाम एक ख़ानदान के बड़े करीब हैं। वहाँ पर किसी के ऊपर टैक्स अगर लग भी जाए तो बाद में माफ़ हो जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। लाहौर के अंदर बेतहाशा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। सियालकोट, आप खुद अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद है। अगर आप उसका मुआवजा करें कराची शहर के हवाले से, तो कराची शहर में इंडस्ट्रीज कम है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। अगर ये कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर मौजूद है, तो लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारे हेड ऑफिस हैं, वहाँ से कलेक्शन क्यों नहीं होती? देखिए मेरे भाई, नहीं, ये क्या बात हुई कि वो हुई हुकूमत नवाज शरीफ की हो, जरदारी साहब की हो, किसी और की हो, वो कराची से इकट्ठा कर लेती है, वहाँ क्या सब भी? देखिए यही बड़ा मसला है, यही बड़ा मसला है कि यहाँ पर यहाँ के शहरियों को ये समझा जाता है कि ये वो कुएं हैं कि जिससे जितना तेल निकालो निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। और वो लोग हैं, वो आलीशान नवाब हैं। आपने मिसाल दी है पंजाब की, एक बड़े सूबे की, 4-5 शहरों को गिनवा दिया आपने जहाँ सनतें लगी हुई हैं। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो ये क्या वजूहत है? 75 साल में सनतें कराची में ही हैं, सनती जोन कराची में ही हैं। इसको किस तरह देखेंगे फिर? आपके अंदरूनी सिंध में क्यों नहीं किया अभी तक इन्होंने? रोजगार भी वहाँ मिलता लोगों को, टैक्स भी बढ़ता। देखिए ये बहुत बड़ी पॉलिसी की नाकामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी कोशिश नहीं की। अगर हम 76 सालों को देखें तो इन 76 सालों के अंदर अगर आप एक एवरेज अगर आप लगा करें तो 16 साल तो इनके ही बनते हैं। 16 साल के बाद इनका पिछला दौरे हुकूमत अगर उठा के देख लीजिए तो तकरीबन 12 साल वो बनता है। तो इस तरीके से तकरीबन 35 साल इनकी हुकूमत रही, आधा दौरानिया इनका रहा है। 16 साल के अंदर आप देखिए कि कोई भी इंडस्ट्रियल जोन इनका नहीं बन सका। इन्होंने कहा नूरियाबाद हम इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, लेकिन वो कराची के साथ उन्होंने इसका कर दिया, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन नहीं बन सका। इन्होंने कहा कि नवाब शाह का नाम हम बेनज़ीर आबाद कर देंगे, वहाँ पर हम एक इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियल जोन नहीं हो सका। इन्होंने कहा कि जनाब हम मीरपुर खास के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, नहीं हो सका। अब वजह यह है कि इनकी कोई संजीदगी ही नहीं है। अगर इनके पास कोई पॉलिसी होती है, नुकसान क्या है अगर नहीं कर रहे तो? भाई नुकसान ये है, क्या नुकसान था अगर हो जाता?
अगर इन्हें नुकसान ये है कि अगर हो जाता और अगर वहाँ पे तो उनके लोगों को वहाँ से उनके लोगों को जॉब मिलती ना, भाई नहीं कराची से करना कोई नहीं चाहते जाता। ना, देखिए नहीं करना चाहते, अगर अपने वहाँ लोगों को भी संजीदा नहीं है इसका मतलब। देखिए इंडस्ट्री होगी, ग्रोथ होगी, एजुकेशन होगी, लोग अपनी मुतालबात के लिए बात करेंगे, वो इन्हें एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, ये डर है। अगर उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि जनाब आपके पास इतनी आपने प्लानिंग की ना, कितना बड़ा कहा था बेनजीराबाद के अंदर हम एक बहुत बड़ा, एक और भी इन्होंने कहा था शहर जो इन्होंने डेवलप करने की बात कही थी, वहाँ पर भी नहीं हो सका। कहाँ इंडस्ट्रीज बनेगी, बाकायदा प्लानिंग होगी। 16 साल हो गए, 16 साल में आप ये बताइए जो कराची का इंडस्ट्रियल जोन था वो भी उन्होंने तबाह किया, और अब कोई भी इंडस्ट्रियल जोन इनके पास, नूरियाबाद हम डेवलप कर देंगे, नहीं हो सका। बेनजीराबाद का नहीं हो सका, जुल्फिकाराबाद नहीं हो सका, जुल्फिकाराबाद का नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? जनाब तासुब समझे इसको, जानबूझ के नहीं कर रहे, लोगों को इनका फायदा था। तासुब आप समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी सिंधी बोलने को वालों के साथ तासुब कर रही है और मैं वहाँ पूछ नहीं रहा हूँ, लगाना मैं चाहती। सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये अगर नहीं, सोचे तो मैं बड़ी हैरान। नहीं, सवाल देखिए पूछे। कोशिश इन्होंने की, नूरियाबाद को फ्री जोन करा दिया और उधर कुछ इंडस्ट्रीज लगी भी। तो शुरू में ही जिस वक्त स्टील मिल लगा था, कराची से बहुत बाहर था, तो कराची से बहुत बाहर स्टील मिल लगाया गया था। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई गई। अब जब कराची से हैदराबाद जाएं तो आपको लगेगा 50 किलोमीटर तो आप समझे कि अभी एक ही शहर हो गया। हैदराबाद से लेकर हम बात करें घोटकी तक की, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? देखिए वहाँ आपके इंडस्ट्री वहाँ लगती है जहाँ प्राइवेट लोग लेके जाना चाहे ना, मैन पावर हो आपके पास, टेक्निकल मैन पावर हो। वो नहीं रहना चाहती घोटकी में, नहीं वो नहीं रहना चाहती कश्मीर। लाहौर से कराची आ रहे हैं लोग, देखिए पाकिस्तान से कराची आ रहे हैं, कराची से सहूलतें देना आप उनको। मैं आपको बताऊं, कराची से पे तो सभी आएंगे, पूरा पाकिस्तान आया, लाहौर भी टाइम भी जाएंगे। यहाँ एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ आपको टेक्निकल लोग मिल जाएंगे, यहाँ आपको मैन पावर मिल जाएगी, सब है वहाँ पे। जो अंदरूनी सिंध में जो है वो मैन पावर ज्यादातर वो या तो काश्तकार हैं, किसान हैं, या मवेशी पालते हैं, वो टेक्निकल जॉब वाले नहीं है, उधर स्किल्स नहीं है। अगर आप मैं आपको घोटकी में लगा देता हूँ तो भाई आप इंजीनियर्स कहाँ से लेके जाएंगे? वो कोई कराची का रहने वाला होगा, कोई कहीं का होगा, तो 5-6 घंटे सफर करेगा। तो इंडस्ट्री वहीं लगती है जहाँ आसानियाँ हो, जहाँ आपके पोर्ट करीब हो, जहाँ मजदूर बुलाए जाते हैं। देखिए इन्होंने बहुत लंबा जवाब दिया, ये जवाब के दोस्त है। देखिए इंडस्ट्री वहीं लगेगी हमेशा जहां आपको उसकी सहूलतें मिल सके। यहाँ कराची में पोर्ट करीब है, कराची से आप एक्सपोर्ट कर सकते तो आप सहूलतें पैदा नहीं कर सके 75 साल में वहाँ? कोशिश की, नहीं हो पाई, और नहीं पूरी दुनिया में नहीं हो पाती। आप बोलते हैं कराची से टैक्स, मैं कहता हूँ जितना पूरा फ्रांस में सिर्फ पेरिस टैक्स देता है, पूरा फ्रांस का 20% भी नहीं देता होगा। जितना न्यूयॉर्क का भी एक हिस्सा जितना वो टैक्स देता है इतना नहीं देता। इस तरह इंडिया में देखने 2-4 ही बड़े शहर हैं जो टैक्स दे रहे होते हैं। हर मुल्क का एक शहर जो होता है ना वो चला रहा होता है अपने मुल्क को। तो ये कि भाई बाकी में नहीं है। आप मैनहट्टन आधे अमेरिका के बराबर वो टैक्स उधर से कलेक्ट होता है, वो जो जगह है। इसी तरीके से कराची से, लाहौर से, हाँ ये बात है, जैसे सियालकोट से बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है, फैसलाबाद में इंडस्ट्रीज है, मैं मानता हूँ। लाहौर बहुत सारे हेड ऑफिस यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ से टैक्स कलेक्शन इनको मजीद बढ़ाना चाहिए। सिंध में नहीं होनी चाहिए, जो कह रहे हैं एटमॉस्फेयर नहीं है, लोग नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ना वो पढ़ा सके, ना एजुकेशन दे सके, स्किल्स उनके पास नहीं है, खुद तस्लीम कर रहे हैं सारी चीजें। देखें एजुकेशन में भी नहीं दे सके हम 16 साल में। आप ये देखिए जितने स्कूल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकी? डेवलपमेंट का वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप किया ना। आप 16 साल के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उससे पहले का दौर हुकूमत देख लीजिए और दौर हुकूमत देख लीजिए। मसला यह है कि अगर आप वहाँ पर स्किल पर्सनस पैदा करते हैं तो वो स्किल पर्सनस के लिए आपने वहाँ पर इन्वायरमेंट ही प्रोड्यूस नहीं किया। देखिए आप बहुत एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ आपको। नवीद भाई ने कहा कि जनाब उनके पास स्किल पर्सन, गुजरावाला जो है वो लैंड लॉक है, वहाँ पर कोई समंदर नहीं है, लाहौर में कोई समंदर नहीं है। इन्होंने क्या किया कि ड्राई पोर्ट करार दिया गया लाहौर को, सियालकोट को, और उस ड्राई पोर्ट का एडवांटेज दिया गया। सही है, वहाँ पर उन्होंने डेवलप किया ना कि जनाब हम आपको ड्राई पोर्ट देते हैं, हम आपको एडवांटेज क्रिएट करते हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त घोटकी के अंदर बेतहाशा वहाँ पर प्लांट्स लगाने की कोशिश की गई प्राइवेट लोगों ने, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया। आप इस वक्त ये देखिए कि कहाँ से वहाँ पर जितने ताजिर हैं उनको अगवा कर दिया जाता है, जितने ताजिर वहाँ पर बनते हैं उन सबको उठा देता है। घोटकी के अंदर बनने वाले ये जो आपने सोलर के साथ जो आपके पास इन्वर्टर्स लगते हैं वहाँ बनते हैं, लेकिन वो इन्वर्टर्स के जितने मालकान हैं उन सबको उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। बात यह है कि आपने इन्वायरमेंट ही प्रोड्यूस नहीं किया है कि वहाँ पर के किस तरीके की सहूलियात दी जाए, किस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाए, किस तरीके की बिजली दी जाए। अब आपने ये बात कही ना, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। गुजरात के अंदर अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं आपके पास टैक्सेस नहीं है, आपको मालूम है? वहाँ पर बिजली का रेट आपको मालूम है कि क्या है? जो इंडस्ट्रियल जोन क्या नाम था इसका, परवेज
परवेज इलाही ने डेवलप किया था। आज आप 20 साल के अंदर उस इंडस्ट्रियल जोन को जाकर तो देखिए कि कितना बड़ा हो गया वो। अच्छा ये भी है नवाज वजीर साहब के सिंध हुकूमत करना चाहे तो थरकोल को कामयाब कर दिया ना उन्होंने, हर जगह कामयाब कर सकते हैं, इसका मतलब उनके अंदर एबिलिटी तो है। देखिए थरकोल कामयाबी हुआ कि थर में कोयला था, ठीक है ना, और वहाँ के लोगों को खुद ट्रेनिंग दी की, इवन वहाँ की औरतें भी वहाँ पे वो ट्रक चला रही हैं जो उधर से उसको कर रहा है। इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां जहाँ जहाँ तेल और गैस निकला है सिंध में, वो कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी उधर ऑयल निकाल रही है और वहाँ पे उनके लोग आते हैं रहते हैं। लेकिन आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई टेक्सटाइल मिल लगाएगा तो मालकान रोड तो नहीं घोट की जाएंगे, रोड तो नहीं सक्कर जाएंगे, वो कोशिश करेंगे ऐसी जगह हो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में इधर हो जाए, या इंडस्ट्रियल एरिया 2 बन गया है, या आपका गुलशन मेमार में एक इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, वहाँ चले जाएंगे, नूरियाबाद चले जाएंगे। उधर तक जाना आना तो बन सकता है कि डेली आ जा सकें, हफ्ते में 4 दिन तो जा सकें। अब आप सोच रहे हैं कि उधर 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 लग जाएगा, तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता भाई। अगर आप बोल रहे हैं इंडस्ट्री लगाई है, क्योंकि वहाँ पे कोयला निकला इसलिए निकली। अगर अब आप कोयला की फैक्ट्री, कोयला वहाँ निकला है, कराची में तो फैक्ट्री नहीं लग सकती उसकी। आप मुझे अच्छा जी चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, ऑयल एंड गैस वहाँ निकल रहा है तभी ओजीडीसी और मेरी बात शुगर मिले नहीं है लगी हुई है, अंदर से शुगर मिले नहीं है, शुगर मिले हैं क्योंकि गन्ना वहाँ काश्त होता है भाई, समझिए तो आप मेरी बात को, गन्ना वहाँ काश्त होता है, सारी जमीन का गन्ना पकड़ के वो शुगर मिल ले आते हैं और वहाँ से करके यहाँ अच्छा जहाँ कपास होती है। अब कराची में शुगर मिल तो नहीं लग सकती ना, जहाँ कपास होती है तो वहाँ पे कपास तो आपकी एक्सपोर्ट हो जाती है, यहाँ पर आके प्रोसेस होती है, एक बाद में वहाँ भी। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको भाई को आसानी के लिए। देखिए दुबई है, दुबई में और अपना तो कुछ भी नहीं है, सऊदीया के लोग सनतें लगा रहे हैं। सऊदीया है, सऊदीया की चले हम मिसाल ले लेते हैं। सऊदीया में जहाँ पेट्रोल निकलता है ना, वहीं पर उन्होंने पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज लगाई हुई है। आपका प्लास्टिक सब कुछ बन सकता है। आपको मालूम है सिंध के कितने 67% गैस पूरे पाकिस्तान की सिंध है। जिन जगहों से हम निकाल रहे हैं वहाँ पर हमने उनकी जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती है उसको फ़रोग ही नहीं दिया। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पेट्रोकेमिकल, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, इंपोर्ट बहुत बड़ा है। अगर हम वहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को लगा देते तो वहाँ पर हम बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल कर सकते थे। पाकिस्तान के पास तेल निकलता है, उसी तेल के साथ अगर हम पेट्रोकेमिकल के इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग दे सकते थे, हमने नहीं दिया है। अब आपने जहाँ पर दूसरी बात कही, पाकिस्तान के पास क्या अगर लोहा जहाँ जहाँ पाकिस्तान के पास मेल्ट हो रहा है, जहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हम काम कर सकते थे। जहाँ हमारे पास शुगर निकल रहा है वहाँ हमने शुगर मिल ज़रूर लगाई है, लेकिन उसके साथ हमने दूसरी कोई प्रोडक्ट्स की नहीं लगाई कि जो हमारे पास शुगर के रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। बात ये कि हम पॉलिसी नहीं बना रहे। जब हम पॉलिसी नहीं बना रहे, हम सिर्फ बात करते हैं, हम छोटा मोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अल्लाह खैर से हम करना चाहते, हम सिंध के हर ज़िले को उसके मुताबिक डेवलप कर सकते थे और हैं। अच्छा ये तो 2 सूबे की बात कर ली, लंबा हो जाएगा, कल इसमें दोबारा बात करूँगा नाज़रीन, क्योंकि ये तो 2 सूबों की बात होगी। भाई बलूचिस्तान और KPK में क्या हो रहा है, वहाँ क्यों सनतें नहीं लग रही, वहाँ खान साहब के दावे अलग हैं, वो फाइनल कॉल अलग चल रही है, 4 यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी KPK में। कल इस में बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा अहम स्टेटमेंट गुज़िश्ता रोज़ ट्विटर पर बाकायदा तौर पर उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो स्मोक से परेशान लाहौरी और पाकिस्तान के जितने लोग जो स्मोक से परेशान हैं वो सब कराची आ जाएं। सर क्या मतलब इस बात का? देखिए पॉलिटिकल बयान है एक तरीके से, और यूँ मेरा ट्विटर काम नहीं कर रहा, वेरी सॉरी, मैंने ये देखा नहीं ट्वीट, देखिए बड़ा मशहूर हो रहा है, लेकिन जहाँ आपने बताया तो मैं मान लेता हूँ जरूर। उन्होंने ये बात है पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए किया होगा। देखिए ये जो होता है, देखिए इतना बड़ा लीडर एक तरीके से तंज है, एक तरीके से तंज है पंजाब हुकूमत पर, और पंजाब हुकूमत में क्लियर तंज है। पॉलिटिकल आदमी समझ रहे होंगे जो है, तंज भी कर रहे हैं। भाई वारसी बात है, तो वो उनकी पार्टी में तो शामिल नहीं होगा ना, हुकूमत में है तो उसके बाद। लेकिन अगर स्मोक है पंजाब में, मरियम खुद तो गई, वजीर मौलियात को भी साथ लेके चली गई अपने उधर, वो बीमार है तो वो पर्स पकड़ने के लिए। तो भारत बड़ी तनकीद हो रही है। आज प्रोग्राम में उनकी वालिदा के सामने शायद खटक साहब ने कह दिया, एक जगह प्रोग्राम में थे हम भी वहाँ, तो वो नाराज हो गई, वो कहने लगी मेरी बेटी को आपने क्या समझा, मैं कोई उसकी मुलाजिम है, वो देखें वो दोस्त है उसकी, चले वो दोस्त है तो भाई वजीर मौलियात भी तो है, उसकी जिम्मेदारी जरूरी है, मतलब दोस्ती ज्यादा जरूरी है। मतलब देखिए तनकीद हो रही है पंजाब में, वहाँ 1000 इंडेक्स पहुंच गया है। पूरे पाकिस्तान को दावत दी स्मोक से बचने के लिए कराची आ जाएं, तो कराची में सहूलतें दी आपने, सब आके रह लेंगे यहाँ।
मैंने फिर बोला बातें जो है ना वो मुमकिन नहीं होती है, लेकिन एक बात की चलिए आज मान लिया उन्होंने, बिलावल भुट्टो जो बातें करते हैं वो ज्यादातर मुमकिन नहीं होती, लेकिन क्या मतलब लिया जाए इस बात, आपका मतलब क्या लिया जाए? आपने खुद कहा कि मुमकिन नहीं होती। देखिए पॉलिटिकल बातें होती है, एक तरीके से संस्था पॉइंट स्कोर तो उन्होंने कर लिया, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं बिलावल भुट्टो, हर सियासी करता है, करना चाहिए। देखिए उन्होंने जो इंडेक्स दिया ना, उसमें जो पहला शहर था वो पेशावर था, दूसरा जो शहर था वो मुल्तान था, फिर जाके चौथे नंबर पर लाहौर था। कहने का मकसद ये कि हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर ये कहते हैं कि जनाब स्मोक यहाँ पर नहीं है, यहाँ स्मोक नहीं है, तो उसकी वजह समंदर है, वो नहीं है। हाँ, उनकी वजह नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? समंदर है, पिछवाड़ी हुकूमत नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उनकी वजह से जो चीज़ें हैं उसकी वजह से लोग यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उनकी वजह से दहशतगर्द आज तक कंट्रोल नहीं हो सकी, उनकी वजह से यहाँ स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल बड़ा डाकू मार दिया पुलिस ने। खुद वो कहते हैं कि मेरे घर पानी नहीं आया था, वो खुद कहते हैं मेरे घर पानी नहीं आता। सही है, कितनी एज होगी अब, मतलब ये पता नहीं कितनी एज से आप सियासत को या इसको देख रहे हैं, 10-15 साल तो आपको हो गए। कराची की आबादी कम होती है, देखिए कि यहाँ से लोग चले गए हो नहीं, तो मेरे भाई को समझाओ, चले गए ना, चले गए नहीं जा रहे, चले गए क्योंकि वो आ रहे हैं, वो दुबई चले गए, मुसलसल आ रहे हैं, वो चले गए, वो पैसे चले गए, शुमारी में कम वो चले गए, लोग कह रहे थे मर गए के सारे, नहीं वो आबादी कम हुई है, वो दुबई चले गए। दुबई चलेगा, सही है। आप ये देखें कि जो यहाँ से थे अपने घर पानी नहीं ला सके 16 साल में, इसका कहने का मकसद है पानी नहीं ला सके। उसको गलत ले रहे हैं कि जो बाकी लोग को मसाइल हैं वो बिलावल हाउस में भी मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो उधर दूध की नहरें बह रही हैं और आवाम जो है वो मुश्किल में कर रही है, अपने लिए भी नहीं कर सकते, अगर वो अपने लिए कह रहे थे बिलावल हाउस से पानी आ रहा था, बाकी शहर में क्लिफ्टन में नहीं आ रहा, बिलावल पानी कैसे आता है? फिर तो कहते कि यार बिलावल पानी कैसे आता है? टैंकर से आता है, टैंकर से आता है, तो बाकी लोगों को टैंकर डलवा दें फ्री में, बाकी फ्री में नहीं आता, उनके पैसे देते हैं, उनका अफोर्ड है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें, पैसे मरे कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, इतने बड़े शहर में पानी पी रहे हैं ना सब, पैसा तो कोई नहीं बोला, पानी की कमी है, उसको इस तरह का पानी पी रहे हैं सर, उससे तो ज्यादा बात हो रही है। दरअसल आंखों का पानी नहीं है ना, अगर आंखों में पानी होता तो घरों में पानी आ जाता। वाह वाह वाह, ये क्या शायराना सी बात की आबादी ये कम कर रहे हैं, दुबई में बढ़ा रहे हैं। मेरी वो गई ना, गए वे दुबई, गए दुबई, कराची से ज्यादा दुबई से ज्यादा है, गए दुबई, गए दुबई में। पैसे वाले तो कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। कहाँ है बिलावल भुट्टो साहब? वो तो भाई कुछ दिनों के लिए कोई जाता आता है, इसके ये नहीं चले गए, कहाँ स्मोक के लिए कुछ दिन के लिए आ जाए फिर चले जाए। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबात में कामयाबी के बाद व्हाइट हाउस गए हैं वो, और जो बाइडन से उन्होंने मुलाकात की। अमेरिकी रिवायत के मुताबिक सदारती इंतखाबात के बाद अमेरिकी सदर नौ मुंतखब अमेरिकी सदर को व्हाइट हाउस मदऊ करता है, इसलिए उन्होंने मदऊ किया था। आपस में वो मिले हैं, इस्लाम दुआ दोनों की हुई है, और जब इस्लाम दुआ हुई और ये सब कुछ मनाते जब टीवी पे दिखाए गए कि व्हाइट हाउस में आ गए हैं ट्रंप, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग खुश हुए इससे कि आ गया ट्रंप, आ गया व्हाइट हाउस में भी आ गया। तो दूसरी बात ये कि ट्रंप आएगा, खान आएगा, लेकिन उससे पहले मुजाहरा हो रहा है, तो क्या समझा जाए? ट्रंप ने ना कर दी मुजाहरा इसलिए करने मजबूर हो गए, या मुजाहरा करके किसी को दिखाना है? देखिए अगर इनका ये ख्याल है कि ट्रंप फ़ोन करेगा और एक फ़ोन पे ये बाहर आ जाएंगे, जो इनका ये ख्याल है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं, बड़े बड़े लोगों का, लतीफ़ खोसा साहब जैसे सीनियर लोगों का, ठीक है, जिनका भी ये ख्याल है, तो ये उनकी ही ये एडवाइस पे ये हो रहा है कि उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए इतना बड़ा मुजाहरा करें, ये ट्रंप हाउस के सामने जो अमेरिका में एक सिंबॉलिक जगह है, पाकिस्तानी टीवी देखता है, मुजाहरा देखेगा, देखिए वो न्यूज़ तो देखता है। अब अगर ट्रंप टावर के बाहर वो 10-15 हज़ार आदमी जमा कर ले तो एक अनयूजुअल बात होगी, फौरन न्यूज़ में आएगी, तो वो देखेगा ये कौन है, बोला इमरान खान, और इमरान खान में भी उनको याद आ जाए। इसी तरीके से लंदन में 2-3 जगह होगा, पाकिस्तान में अटक पुल से उस तरफ कर सकेंगे, इस तरफ नहीं कर। ट्रंप क्या किरदार अदा करेगा सर? देखिए ट्रंप क्या किरदार अदा कर सकता है, कुछ भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकता है कि जमहूरियत का बुरा पलापेंगे ये लोग कि जनाब मुल्क में जो है ना वो जमहूरियत होनी चाहिए और ट्रायल होनी चाहिए, और के हवाले से अच्छा काम नहीं हो रहा। देखिए हमारी गिरफ्तारियां, हमें मारा गया है, पीटा गया है, हाँ, इसका मतलब माहौल तो बन रहा है, इसका कोई बयान दे सकता है, और अगर वो चाहेगा जिस तरह के पहले लोग चाहते थे, तो फिर वो डिप्लोमेटिक यूज़ करेगा, उनके एम्बेसी वाले कहीं जाएंगे, वो बोलेंगे भाई इसको छोड़ो, इसको भी फेयर ट्रायल कराओ, जो भी इस किस्म की बात कर सकते हैं अगर वो चाहे, लेकिन इतना आसान नहीं होता सर। ये जो बात है, पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है, बहुत आगे जा चुका है। शायद इस बात पर एक प्रोग्राम में हम सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी ह्यूमन राइट्स के हवाले से मसला उठा सकता है वो, कि बाहर निकलेंगे, मारे पीटा जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, इसको बयान किया जाएगा बढ़ा चढ़ा कर,
फिर ये बताया जाएगा इजहार राय की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं रही, सिफर है, तो आप लोग तो इसके चैंपियन हैं इजहार राय की आज़ादी के, तो आप लोग भी थोड़ा सा दबाव डाल दीजिए। ये तो पॉसिबल हो सकता है। देखिए, चीन और सऊदीया की हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। सऊदीया के अंदर क्या आज़ादी इजहार है? बादशाह थे वहाँ तो मैं एक बात कह रहा हूँ ना, लेकिन ट्रम्प से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी मिसालें दी जाती है। देखिए, तो अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है ह्यूमन राइट्स से। जो क्या ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी इस वक्त गजा के अंदर नहीं हो रही है? क्या इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी इन लोगों ने खुद इराक और अफगानिस्तान के अंदर नहीं की? क्या इन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छा किया? क्या इन्होंने वियतनाम के साथ अच्छा किया? क्या इन्होंने जो अमेरिकन दूसरी रियासतें हैं उनके साथ बेहतर सलूक किया? नहीं किया। देखिए, अमेरिका का कभी भी मसला ह्यूमन राइट्स नहीं रहा है, अमेरिका का मसला रहा है अपना मफाद और अपना फ़ायदा। अगर ट्रंप ये समझता है कि जनाब इस वक्त इमरान खान के मुतल्लिक बयान देकर वो पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ और चीज़ें हासिल कर सकता है, तो वो बात करेगा। इमरान खान किसी भी सूरत में ट्रंप की और किसी भी रियासत की प्रायोरिटी नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि जनाब वो फ़ोन आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से खबर शामिल करते हैं। साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जारी जो तनाज़ा है उस पर एक अहम बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि जी क्रिकेट एक नाजुक दोराहे पर है, शायद 1970 के बाद अब बड़े चैलेंज का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इख्तलाफात भुलाकर खेल को मुत्तहद करने का मौका है। अगर तारीख ने दो मालिक को अलग अलग किया हुआ है तो ओलंपिक स्पिरिट में इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऐसा क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं हो सकता? खेल के निगरान के तौर पर हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपनी अना को काबू में रखें, क्रिकेट की तरक्की और इस पर फोकस करें। सर क्या कहेंगे? वो तो मामला बड़ा लंबा हो गया। आफरीदी साहब भी फरमा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला पाकिस्तान असूली मौका पर ज़ाहिर है ICC में बहरानी कैफियत तो पैदा हो गई। देखिए, पाकिस्तान जिस तरह स्टैंड ले रहा है इसी तरह स्टैंड लेता रहा तो ये इंडियन टीम फरवरी में पाकिस्तान में खेल रही होगी, अगर पाकिस्तान इसी तरह स्टैंड लेता रहा। और हम सबको, सारे खिलाड़ियों को भी इसमें सामने आना चाहिए, जिसकी भी से है दुनिया में। शाहिद आफरीदी की एक से है, उसको भी बिलियंस लोग फॉलो करते हैं, तो वो उसने अच्छा बयान। ऐसे हर आदमी को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए, इंडिया को मजबूर करना चाहिए। अभी हमने ओलंपिक में देखा, जब हमारा वो थ्रो कर रहा था और उसने वो रिकॉर्ड कायम किया तो उसने आके उसको हाथ मिलाया, फिर खबर आई उसकी माँ ने भी उसके लिए दुआ की और इसकी माँ ने उसके लिए दुआ की। तो खेल तो एक दूसरे के करीब लाते हैं ना। उनकी कबड्डी टीम यहाँ पर आती है, इनकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम यहाँ पर आती है, हमारी वहाँ जाती है, तो क्रिकेट क्यों नहीं, क्रिकेट टीम को आने में अब क्या वो है? मेरा ख्याल है हम इसको थोड़ा सा स्टैंड ले लें तो इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान जरूर आएगी। आप स्टैंड लेकर रखें। देखिए, पॉलिटिक्स है ये सारी, और पॉलिटिक्स में ज़ाहिर है दोनों तरफ का मामला है। मैं नहीं समझता कि इंडिया अब यहाँ आएगा। उसकी हमें ठोस रीज़न के साथ हम ये बात करें। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है, अगर इंडिया की टीम अब अगर जाती है तो इंडिया का जो हिंदू तवा का कॉन्सेप्ट है वो कहेंगे हम इसको डैमेज नहीं होने देंगे। मतलब जो उनकी बीजेपी की सियासत है इस वक्त, बीजेपी अब रिवर्स घेर नहीं लगाएगी। मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने बड़े सोच समझ कर ये प्लान किया है। अब पाकिस्तान को इस पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए कि जनाब आपके यहाँ पर जो भी अब इवेंट्स होंगे उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे। हमें उस तरह से जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम हो सकता है कि बीजेपी जनाब रिवर्स गेयर लगाकर अपने वोटर्स को और अपनी जो एक हाइप है कि जनाब हम तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम ये उसको वापस आएगी। पाकिस्तान को ये ज़रूर करना चाहिए कि ICC को जो है उसको मजबूर करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये कि देखिए, अब उसका सरबराह कौन आ रहा है ICC का? अमित शाह का बेटा, वही आ रहा है ना। अब अमित शाह का बेटा आ रहा है तो उसका मतलब है उसकी सोच वही होगी, उसके असरात होंगे। तो ज़ाहिर है उसके असरात है, तो पाकिस्तान को इसका रद्द-ए-अमल शदीद देना चाहिए और ICC को भी हिंदू तवा बनने से रोकना चाहिए। प्रोग्राम के आखिर में 1 मिनट बाकी है मेरे पास, और हिरा सुमरो मारूफ अदाकारा पाकिस्तान की, उनका खबर शामिल करें। उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है, अगर मर्द के पास पैसा और तमीज़ है तो 4 शादियाँ करे, बीवी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, शर्त सिर्फ 2 है, पैसा और तमीज़। सर आपके पास पैसा भी है, तमीज़ भी है। यार एक तो मैं इसको जानते नहीं जिसका आपने नाम लिया सुमरो का, मारूफ अदाकारा, लेकिन बात जो की है उस बात पे ये बात सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है और आज से नहीं सैकड़ों सालों से होती आ रही है कि मर्द को 1 से ज़्यादा शादियाँ करनी चाहिए कि नहीं। और इसमें आप तो हक में है ना करनी चाहिए, जो हमारा दीन बोलता है कि उसमें यह है इफ़ यू कैन अफोर्ड, और अफोर्ड के साथ जो उसकी क्राइटेरिया है वो बहुत मुश्किल है कि आप दोनों के साथ एक जैसा सलूक करें, दोनों को एक जैसी चीज़ करें, जो कि मुमकिन नहीं है। जो कि मुमकिन नहीं है
तो फिर एक में ही गुजारा करें। ये इसकी मतलब आप अगर करेंगे तो आपको पता है आप इंसाफ नहीं कर सकते। देखिए मैं बहुत मुश्किल है ये कहना। और अगर कोई मजबूरी हो, चलो किसी की कोई ऐसी मजबूरी हो जैसी बहुत सारी मजबूरी पसंद आ गई अच्छी खातून, तो चलो कोई पसंद आ गई, अगर आप ये कह लें आपके जैसा नहीं, आप कहते हैं, आप पसंद आ जाए, किसी की कोई औलाद नहीं हो रही हो और उसको पता हो कि इसकी प्रॉब्लम उसमें नहीं है, उसकी पार्टनर में है, तो आप कर सकते हैं। औलाद का आपने कहा, कोई ये भी हो सकता है कोई 2-3 जगहों पे रहता हो तो वो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर कोई आहिस्ते आहिस्ते ला रहे हैं उस तरफ। देखिए अगर कोई 3 जगह क्यों, सर वैलिड रीजन हो तो आप कर सकते हैं। 2 जगह भी तो अगर शौक में करना है तो फिर करो, भुगतो, पता लगेगा। 2 जगह पे भी जो रह रहे हैं फैमिली है उनका भी शोर कर सकते हैं। आप बताएं सर, आप भी तजर्बेकार आदमी है, पैसा भी है, तमीज भी है, पढ़े लिखे भी है, बड़े चैनल पे काम कर चुके हैं। हमने तो आज एक शख्स के बारे में कहा, उसने 5 शादियाँ की, तो कह रहा है नहीं मैंने तो सिर्फ 3 की है। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास अभी 1 की गुंजाइश बाकी है। तो खैर से मुताबिक है या नहीं है, पैसा और तमीज़ हो तो विचार कर ले, कोई मसला नहीं। औरतें कहती हैं मसला नहीं हमारे लिए। देखिए मजहबी तौर पर तो एक अलग मामला है, लेकिन सर मैं आप 24 की बात कर रहे हैं, तो बताएं। मेरा ख्याल है कि ज़माना मेरा ख्याल है कि इंसान को एक शादी करनी चाहिए, एक वक्त में एक ही शादी, एक वक्त में एक ही शादी, एक वक्त में देख कर ली ना, बस एक ही बहुत है। एक ही चीज़ आपको इतना बड़ा सबक दे देती है कि आप कहते हैं कि बस बहुत है। सर सबक मिलता है वाकई शादी से? देखिए मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अगर कोई वैलिड रीजन है आपके पास तो आप जरूर करें। हर मर्द तो पहले वैलिड रीजन, अगर वैलिड रीजन नहीं है, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजर रही है, आपको दुनिया की हर चीज मिल रही है, चले जी वैलिड रीजन के साथ क्या जरूरत है? शादी मुसीबत करेगा तो जुबैर साहब साथ खड़े होंगे। कोई बात कह रहे हैं मुसीबत वाले पर, जो मैं कह रहा हूं ना एक ही बहुत है। मतलब मुसीबत होती है शादी। देखिए आप दूसरी शादी बहुत प्रॉब्लम होती है। ख्वातीन कर रहे हैं तब कर सकते हैं जब ख्वातीन उम्मीदवार हो शादी करने की। अगर खुद ख्वातीन के वो मियाँ जब दूसरी शादी करने जाते हैं तो फिर वो उनका कोई और ही ये डर है असल में, आपको तो नहीं है। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने कहा है ना, वो इस बात से भी डर रहे हैं कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि ये कहा है कि जनाब अतर मिनल्लाह साहब का ये फैसला है कि अगर दूसरी शादी आपने की तो पहली बीवी जो है ना दूसरी शादी खत्म करवा सकती है। लॉ ऑफ द लैंड ये खत्म कर दिया इस्लामी शरीयत कोर्ट ने। जाहिर मौलवी हजरात वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये क्या बात कर दी आपने, मानते नहीं इस बात को। पहली बीवी से ज्यादा तो जरूरी है। लेकिन उसने कहा कि वो चाहे तो खत्म हो जाएगी। अतर मिनल्लाह का जो डिसीजन है वो है कि अगर वो कहेगी तो वो खत्म हो जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे या घर से मसाइल ज़्यादा है? ये दोनों बातें हैं। आज बात पता चल गई, बार सवाल करते थे तो आप आज तो आपको पता चल गया। ध्यान दें, इनके साथ आज का प्रोग्राम उनका तो पसंद आया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद